बिहार के मोतिहारी में मचेरिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पवन गुप्ता की दिन दहाड़े हत्या के बाद इलाके के लोगों ने बड़ी संख्या में जुटकर हंगामा किया। बताया गया कि वो अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और वहां से भागने लगे, जिनमें एक को वहां जमा हुए कुछ लोगों ने पकड़ लिया और उसकी खूब पिटाई की। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की मोटरसाइकिल को भी आग के हवाले कर दिया। इस बीच उनके घर वालों की आवाज में अपने परिवार के एक सदस्य को खोने का दुख झलक उठा। हंगामे के दौरान भीड़ ने सड़क को जाम कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और इन लोगों को समझाने की कोशिश की। फिर भी वो सड़क से हटने को तैयार नहीं हुए। काफी देर तक वो लोग वहां बवाल करते रहे। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर गुस्साए लोगों को शांत किया। सौबात की एक बात यह कि बिहार में किसानों की फसल पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी के जरिए ही खरीदी जाती है। वहां एपीएमसी एक्ट लागू नहीं, इसलिए सरकारी अनाज मंडियां भी नहीं। सारा अधिकार पैक्स के पास है। इसलिए पैक्स के अध्यक्ष का पद गांवों में काफी अहम हो गया। पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में बवाल भी होता है, जो राजनीतिक रंजिश की वजह बन जाता है। मोतिहारी में पैक्स अध्यक्ष की हत्या के पीछे भी पुलिस को राजनीतिक रंजिश का ही शक है। अब वो रंजिश पैक्स के चुनाव से जुड़ी है या बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव से, इसकी जांच की जा रही है। बताया गया कि जिस आदमी की हत्या हुई वो पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। हत्या के आरोप में जिस आदमी को वहां के लोगों ने पकड़ा वो भाड़े का हत्यारा बताया जा रहा है। उसकी खुद की कोई रंजिश मरने वाले के साथ नहीं थी। खबर है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस में नेताओं के बीच मनमुटाव दूर करने की कवायद तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को कल यानी कि 17 मार्च को चाय पर बुलाया। दोनों नेता दोपहर 12 बजे से पहले मिलेंगे, क्योंकि 12:30 बजे कैप्टन अमरिंदर की प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होने वाली। कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने में पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत की बड़ी भूमिका है। माना जा रहा है कि उनकी कोशिश की वजह से ही दोनों नेता बातचीत की टेबल पर पहुंचे। वहीं इस मुलाकात से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने 2 ऐसे ट्वीट किए जिनसे ऐसा लगा कि कैप्टन के साथ उनके गिले शिकवे दूर हो सकते हैं, क्योंकि अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता। नवजोत सिंह सिद्धू ने 2019 में पंजाब सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि खबर थी कि सिद्धू अपना मंत्रालय बदले जाने से नाराज थे। उनके इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री के साथ उनकी ये दूसरी मुलाकात होगी और हरीश रावत को उम्मीद है कि इसके अच्छे नतीजे आएंगे। दोनों भाई हैं और उनमें संवाद है, बैठेंगे और बातचीत करके वो आगे का रोड मैप तय करेंगे पार्टी। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में मोटरसाइकिल पर स्टंट करने वाले 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। यह एक्शन स्टंटबाजी के 2 वीडियो सामने आने के बाद लिया गया, क्योंकि नोएडा में जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया उसमें मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स अगले पहिए को हवा में उठाकर स्टंट करता दिखा। वो यही नहीं रुका, उसने थोड़ी दूरी पर जाकर मोटरसाइकिल के पिछले पहिए को हवा में उठा लिया। उसके बाद वो रॉन्ग साइड पर यू टर्न लेकर वापस आया और फिर स्टंट दिखाया। जिस वक्त वो स्टंटबाजी कर रहा था, सड़क पर हल्का ट्रैफिक भी दिखा। मोटरसाइकिल पर स्टंट करने का यह वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कुछ इसी तरह मोटरसाइकिल पर जानलेवा स्टंट करने का वीडियो गाजियाबाद से भी सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़कियां ऐसा करती दिखी। उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की। बुलेट का ही चालान करके 11,000 का जुर्माना किया गया है। वीडियो में एक लड़की ड्राइव करती नजर आई, दूसरी उसके कंधों पर बैठकर स्टाइल मारती दिखी। सामने आए वीडियो में दोनों लड़कियां किसी जिम की टी-शर्ट में दिखाई दी। इस बीच इन लड़कियों के स्टंट के कुछ और वीडियो भी सामने आए, जिनमें दोनों ने इसी तरह खतरनाक स्टंट की। एक वीडियो में एक ही लड़की दिखी जो कि ऑडी कार में सवार थी, लेकिन इस दौरान उसके हाथ में एक हथियार दिखा। उसकी गाड़ी के आगे 2 लड़के बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल पर चलते दिखे। कभी वो कार की सनरूफ से बाहर झांकती नजर आई तो कभी बॉनेट पर बैठी दिखी। दूसरे वीडियो में 3 लड़कियां मोटरसाइकिल पर सवार दिखाई दी। इनमें जो लड़की ड्राइव कर रही थी वो बीच बीच में अपने दोनों हाथों को हवा में लहराती रही। इस दौरान तीनों में किसी ने न तो हेलमेट लगाया था, ऊपर से 2 की जगह 3 लड़कियां मोटरसाइकिल पर बैठी थी। जैसे ही ये वीडियो सामने आए, पुलिस हरकत में आ गई, जिसके बाद इन लड़कियों ने भी अपनी सफाई दी। 3-4 बार ट्राई किया, उसके बाद वो वीडियो बनाई है। सौबात की बात है कि मोटरसाइकिल चलाना अपने आप में ही स्टंट है। 2 पहियों पर संतुलन बनाना आसान नहीं होता। आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों का एक झोंका भी मोटरसाइकिल सवार को जमीन सुंघाने के लिए काफी होता है, लेकिन
हम में कुछ लोग हैं जो मोटरसाइकिल पर स्टंट का पागलपन बंद करने के लिए तैयार नहीं है। ये सनक दिमाग में ठूस ठूस कर भर गई है कि मोटरसाइकिल पर करतब दिखाएंगे तो सोशल मीडिया पर वाहवाही मिलेगी। स्टंट दिखाकर स्टार बनने का ये भूत जानलेवा है, गैर कानूनी भी। ये बात नौजवानों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। गलती हम लोगों की भी है जो अपने जान पहचान के ऐसे सिरफिरों को रोकना टोकना भी जरूरी नहीं समझते। पहले ये बीमारी लड़कों में ज्यादा दिखती थी, अब मोटरसाइकिल पर स्टंट करना भी जेंडर न्यूट्रल हो गया है। मानो लड़के लड़की सब में एक जैसा संक्रमण फैल रहा है। कुछ दिन पहले गुजरात की एक लड़की का मोटरसाइकिल पर स्टंट करने का वीडियो वायरल हुआ था। अब गाजियाबाद में एक मोटरसाइकिल पर 2 लड़कियां अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करती दिखी। उनका कोई तीसरा साथी भी पीछे था जो वीडियो बना रहा था। अब वीडियो बनाना तो जुर्म नहीं है, लेकिन बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाना अपराध है। सड़क पर स्टंट करके दूसरों की जान खतरे में डालना भी अपराध है। उसी के लिए पुलिस ने मोटरसाइकिल का चालान काटा। बताया गया कि जिस मोटरसाइकिल पर लड़कियां स्टंट कर रही थी वो किसी महिला के नाम पर ही रजिस्टर्ड। ये पता नहीं कि जिसके नाम पर मोटरसाइकिल है स्टंट में वो भी शामिल थी या नहीं। दिक्कत यह है कि ऐसे मामलों में ज्यादा सख्त सजा देने का कानून नहीं है। हम लोग भी इसे बहुत गंभीर अपराध नहीं मानते। हम तो ऐसे वीडियो को लाइक भी करते हैं क्योंकि हम लोगों की सोच का दायरा शायद छोटा है। हम मोटरसाइकिल से जुड़े हादसों को अलग अलग करके देखते हैं, इसलिए हमें दिखता नहीं कि हर साल देश में सड़क हादसों में जितनी मौतें होती हैं उनमें 1/3 से ज्यादा मौतें इन्हीं 2 पहिया गाड़ियों से होती हैं जिनको हमने स्टंट का सामान बना लिया। देश भर में 6 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बल के जवानों की कमी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में यह जानकारी दी। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि देश में 5 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मियों जबकि 1 लाख से ज्यादा अर्धसैनिक बल के जवानों की कमी है, जिनमें सीआरपीएफ में करीब 26,000, बीएसएफ में करीब 29,000 और सीआईएसएफ में 23,000 से ज्यादा जवानों के पद खाली। यही नहीं, सशस्त्र सीमा बल में 19,000, आईटीबीपी में करीब 6,000 और असम राइफल्स में 7,000 से भी ज्यादा जवानों की कमी है, जिसके पीछे जवानों की असमय मौत, बड़ी तादाद में नौकरी छोड़ने और विभागीय कार्रवाई को वजह बताया गया। सरकार ने अपने जवाब में यह भी बताया कि इन कमियों को दूर करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिनके तहत देश भर में करीब 55,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में सरकारी जमीन पर बने अवैध निर्माण को प्रशासन ने ढहा दिया। आरोप है कि वहां आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की 18 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया था, जिसकी जांच कराने के बाद अधिकारियों ने अवैध निर्माण को ढहाना शुरू कर दिया। कब्जा हटाने के लिए अथॉरिटी के सीनियर अधिकारी खुदाई करने वाली मशीन के साथ वहां पहुंचे और कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी जमीन पर टिन की दीवार के जरिए घेराबंदी कर दी गई, जिसे एक कर ढहा दिया गया। इसी तरह पक्के निर्माण को भी खुदाई करने वाली मशीन से जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां इलाके के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन अधिकारियों के आगे किसी की नहीं चली। सौभाग्य की एक बात है कि देश के ज्यादातर शहरों में भूमाफिया का जाल फैला हुआ है। जमीनें कागजों में किसी और के नाम पर है, उन पर कब्जा किसी और का है। हर तरह की जमीन के साथ ऐसा खेल कई दशकों से चल रहा है। कहीं शहर में तालाब और पोखरे को पाटकर हड़प लिया गया, कहीं बरसों से खाली पड़ी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया। कई जगह तो भूमाफिया ने अवैध कब्जे वाली जमीन आम लोगों को बेच दी, उनकी रजिस्ट्री भी हो गई। यूपी में योगी सरकार ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा, तब कई शहरों में अतिक्रमण और अवैध कब्जे की हैरत अंगेज कहानियां सामने आनी शुरू हुई। अभी आगरा में जिस इलाके में अवैध कब्जा हटाया गया वो जमीन आगरा विकास प्राधिकरण के नाम पर है। उस पर कुछ लोग खेती कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर मकान दुकान बना लिए थे। इन्हीं अवैध कब्जे वाली जमीन को एक सरकारी विभाग को ही भूमाफिया ने किराए पर दे दिया। वहां जल निगम का गोदाम बना था और सरकारी खाते से किराया भूमाफिया से जुड़े लोग वसूल रहे थे। कोरोना के दोबारा बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई। खासकर उन यात्रियों पर ज्यादा नजर रखी जा रही है जो महाराष्ट्र से दिल्ली पहुंच रहे हैं, जिसकी एक तस्वीर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सामने आई, जहां आरटी-पीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए खास काउंटर बनाए गए। इन काउंटर पर दिल्ली से देश के किसी भी हिस्से में जाने और किसी भी शहर से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों की मुफ्त कोरोना जांच के इंतजाम किए गए। यहां पर खास तौर पर उन लोगों की जांच की जा रही है जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं। इस तरह से लोग जब स्टेशन पर पहुंचते हैं तो नई दिल्ली स्टेशन की ये तस्वीर है, जहां अभी नांदेड़ एक्सप्रेस आई है जो महाराष्ट्र के इलाके से आती है, अमृतसर तक जाती है। जो सवारी उतरी है उनमें से कईयों की जांच की जा रही है। सरकार के इस कदम से कुछ लोग तो बेहद खुश नजर आए और उन्होंने खुद आगे बढ़कर कोरोना की जांच करवाई। सेफ्टी के लिए टेस्ट कराना पड़ेगा हमें, ताकि ट्रेन में बाकी को दिक्कत ना आए और हमें भी दिक्कत ना हो। वहीं कुछ ऐसे यात्री भी थे जो इस इंतजाम से नाखुश दिखे।
मुझे कोविड की जांच कराने के लिए बोला गया, लेकिन मुझे सेफ नहीं लग रहा है यहाँ पे खुद। बताया गया कि यहां पर जिन लोगों का कोरोना टेस्ट किया जाता है उनकी रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर उनके मोबाइल फोन पर भेज दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों पर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मरीजों में लगातार हो रहे इजाफे पर राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते को चिट्ठी लिखी, क्योंकि देश में 19 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 10 दिनों में कोरोना मरीज तेजी से बढ़े हैं। इनमें 16 जिले अकेले महाराष्ट्र से, जिस वजह से राज्य में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत होने की बात कही जा रही है। ऐसे में राजेश भूषण ने चिट्ठी में चिंता जाहिर करते हुए लिखा कि राज्य में मौजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों को ठीक से ट्रैक नहीं किया जा रहा है और उनकी जांच और उन्हें आइसोलेट करने पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सुझाव दिया कि राज्य में महामारी के बिगड़ते हालात को संभालने के लिए सर्वेलेंस को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कोरोना की रोकथाम के लिए हर पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 20 से 30 लोगों को तलाशना जरूरी है। चिट्ठी के जरिए उन्होंने यह भी साफ किया कि नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन से हालात को नहीं संभाला जा सकता। इसलिए राजेश भूषण ने कंटेनमेंट जोन बनाकर राज्य के बिगड़ते हालात को सुधारने का सुझाव दिया। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो सख्ती से अमल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एक तरफ खतरा बढ़ता जा रहा है तो वहीं लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र समेत पूरे देश में कोरोना मरीजों की तादाद एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। एक दिन पहले ही पूरे देश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, लेकिन मुंबई की दादर सब्जी मंडी का नजारा देखकर तो ऐसा लगा कि लोग कोरोना को पूरी तरह भूल चुके हैं। ये हालात तब हैं जबकि कोरोना की नई लहर का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र में ही है। कुछ यही हाल दिल्ली की गाजीपुर मंडी में भी दिखाई दी। यहां भी ज्यादातर लोग मास्क के बिना ही नजर आए। यहाँ पर भी मास्क लोगों के पास नजर नहीं आएगा। तो ये दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी है जहां पर लापरवाही दिखाई दे रही है। लखनऊ में भी लोग कोरोना के खतरे से पूरी तरह बेपरवाह नजर आए। वहां की सब्जी मंडी में भी कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ती दिखी। न तो किसी ने मास्क लगाया था, न ही कोई जरूरी दूरी के नियम का पालन करता दिखा। लखनऊ की इस बड़ी हनीमैन की मंडी में 90% से अधिक लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। सवाल पूछने पर एक से एक बहाने भी गिनाए गए। मास्क नहीं लगाया भाई साहब आपने? क्या लगाए, सब तो वैसे ही घूम रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने और नियमों के पालन की हिदायत दी जा रही है, लेकिन सब्जी मंडियों में ज्यादातर लोग इन नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखाई दिए। सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने न सुधरने की शायद कसम खा ली है, चाहे उसकी कीमत हमें महामारी फैलाकर ही क्यों न चुकानी पड़े। 1 साल से डॉक्टर, पुलिस, प्रशासन, सरकार समझाकर थक गई कि कोरोना की रोकथाम सिर्फ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग से ही हो सकती है। इतनी छोटी सी बात हम लोगों को साल भर में नहीं समझ आ रही। महामारी फिर से तेजी से फैल रही, ये तो हम देख रहे हैं, फिर भी मनमानी कर रहे हैं। तो उसका तो एक ही मतलब है कि हमारी हालत उन जानवरों की तरह हो गई है जो सिर्फ डंडे और हंटर की भाषा समझते। सरकार को हम यही संदेश दे रहे हैं कि अगर महामारी पर काबू पाना है तो एक बार फिर से हम सबको लॉकडाउन के हवाले कर दिया जाए। और किसी से पूछो कि मास्क क्यों नहीं पहना तो कहता है कि आप पॉलिटिशियन से बोलिए, उन नेताओं से बोलिए जो रैलियां कर रहे हैं। अरे उन नेताओं की रैलियां वो भुगतेंगे वो लोग जो उन रैलियों में हैं। आप अपनी तो देखो। कोई भी सरकार दोबारा लॉकडाउन लागू नहीं करना चाहती, लेकिन हमने हालात ही ऐसा पैदा कर दिए कि कोई दूसरा तरीका दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। दूसरों ने नहीं पहना इसलिए हम नहीं पहने। हमें जो लोग सब्जी मंडियों में बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं वो इतनी जल्दी भूल गए कि पिछले साल मार्च से मई के बीच क्या हाल हो गया था। सब्जी मंडियां लॉकडाउन में भी खुल रही थी, लेकिन तब कानून और कोरोना दोनों का डर था, इसलिए वहां भी हम लोग गोला बनाकर खड़े रहते थे, अपनी बारी का इंतजार कर लेते थे। अब कोई गोल घेरे में खड़ा होने के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ इतनी गुहार लगाई जा रही है कि भैया घर से निकलो तो मास्क लगा लो। वो भी हमसे नहीं हो पा रहा। हमें कुछ लोग तो पूरी बेशर्मी से दूसरों का हवाला दे रहे हैं कि उसने मास्क नहीं लगाया, हम क्यों लगाए। वहां रैली हो रही है वो तो नहीं लगा रहे, हम क्यों लगाए। वहां पूजा हो रही है वो तो नहीं लगा रहे, हम क्यों लगाए। एक आदमी कुएं में कूदना चाहता है तो हम भी कूदेंगे या उसे रोकेंगे। इतनी मामूली सी बात हमारी बुद्धि में नहीं घुस रही, इसीलिए हम लोग देख ही नहीं पा रहे कि कोरोना फिर से भयानक खतरा बनकर हमारे सिर पर आ धमका है। बिहार के समस्तीपुर से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां चोरी के आरोप में एक दुकानदार ने 2 बच्चों की बेल्ट से पिटाई कर दी। दुकानदार ने आरोप लगाया कि इन बच्चों ने उसके 40,000 रुपए चुरा लिए थे, जिसके बाद उसने दोनों बच्चों को एक कमरे में बंद कर उनकी बेल्ट से पिटाई शुरू कर दी।
दर्द से दोनों बच्चे चीखते रहे, लेकिन दुकानदार पर उनकी दर्द भरी चीखों का कोई असर नहीं हो और वो उन पर ताबड़तोड़ बेल्ट बरसाता रहा। 40,000 रुपया तुम उठा के ले गया यहाँ से। पिटाई से पहले उस दुकानदार ने दोनों बच्चों के हाथ पैर भी रस्सियों से बांध दिए थे। खूब कान रहा था तो हम उसको बोले जैसे क्या हुआ, तो जैसे दुकान वाला ने बोले जैसे हमको बांध के जैसे मारा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई। सौबात की बात है कि नाबालिग या छोटे बच्चों को इस तरह पीटना इंसानियत और कानून दोनों की नजर में बेहद गंभीर अपराध है। हालांकि शर्मनाक सच्चाई यही है कि देश के किसी न किसी गांव या शहर से ऐसी बेरहमी की तस्वीरें और खबरें आए दिन आती रहती। हम लोगों को आदत पड़ गई। आदत क्या, मौका मिलते ही हमारे आपके बीच के ही लोग बच्चों को पीटने से बाज नहीं आते। कभी मोबाइल चोरी का आरोप, कभी पैसे चुराने का आरोप लगाकर बच्चों को सजा देने की यह सनक खतरनाक है। ज्यादातर मामलों में ऐसे वहशी लोगों के पास कोई सबूत नहीं होता, सिर्फ शक होने पर ही वो पागल हो जाते हैं। समस्तीपुर में भी ये 2 बच्चों को पीटने वाले दुकानदार को उनके पास से चोरी का कोई पैसा नहीं मिला, जबकि वो 40,000 रुपए चुराने का आरोप लगा रहा था। अगर बच्चों ने कुछ गलत किया भी तो उनको सजा देने का अधिकार तो पुलिस को भी नहीं है। देश का कानून बच्चों का अपराध साबित होने पर भी उनको सजा नहीं देता, बल्कि सुधार गृह में भेजता है। फिर हमको, आपको या किसी को भी यह अधिकार किसने दिया कि बच्चों को पकड़ो और उनको जानवरों की तरह पीटने शुरू कर दो? स्विट्जरलैंड के बाद अब श्रीलंका भी बुर्के पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। श्रीलंका में बुर्का पहनने पर रोक लगाने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए वहां राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है। श्रीलंका की कैबिनेट में इससे जुड़ा एक बिल पेश किया गया है, जिसके कैबिनेट से पास होने के बाद वहां की संसद इस पर कानून बना सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो श्रीलंका दक्षिण एशिया में बुर्के पर बैन लगाने वाला पहला देश हो जाएगा, जिसके पीछे यह दलील है कि बुर्के का चलन श्रीलंका में कभी रहा ही नहीं है। यही नहीं, श्रीलंका की सरकार वहां 1000 मदरसों को बंद करने की भी तैयारी कर रही है। कैबिनेट में बिल पेश करने वाले मंत्री ने दलील दी कि ये मदरसे श्रीलंका की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका ने साल 2019 में हुए आतंकी हमले के बाद भी बुर्का पहनने पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा दी थी। इन आतंकी हमलों में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। लेकिन श्रीलंका सरकार के इस कदम का भारत में भी विरोध शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने इसे नफरत की राजनीति ठहरा दिया। क्या उस बुर्का पहनने से कोई आतंकवाद बढ़ रहा है? ये सब सिर्फ नफरत, वेस्टर्न कल्चर को आम करने के लिए, अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद ने श्रीलंका सरकार के इस फैसले का खुलकर समर्थन किया और संयुक्त राष्ट्र से भी ऐसा ही फैसला करने की अपील कर डाली। विश्व के अनेक देश पहले भी निर्णय ले चुके हैं, लेकिन गंभीरता से संपूर्ण विश्व को, और मैं तो कहूँगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए।